हॅलो एव्हरीवन, कैसे हो आप लोग? कसे आहात तुम्ही? आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. ठीक आहे, हा एक इम्पॉर्टंट चैप्टर है. ओके, ये जो चैप्टर है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड हैविंग अ वेरी गुड वेटेज. तो अभी ये चैप्टर क्या है, किस तरह से पढ़ना है, ये पूरा मैं प्रॉपरली आपको पढ़ाने वाला हूँ. ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा. दैट इज़, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो आपका 11th स्टैंडर्ड का साउंड का जो चैप्टर है वो आप एक अच्छे से देख लेना. साउंड चैप्टर जो आपका है 11th स्टैंडर्ड का, वेव मोशन जिसको और बोला जा सकता है, उसमें आप क्या पढ़ोगे, उसमें वेव क्या होती है. ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल वेव किसको बोलना है, ट्रांसवर्स वेव किसको बोलना है, लॉन्जिट्यूडनल वेव कैसे जनरेट होती है, ट्रांसवर्स वेव कैसे जनरेट होती है. ठीक है, उसके बाद न्यूटन ने जो साउंड का फॉर्मूला दिया था वो क्या था, लैपलेस ने जो करेक्शंस बताए वो क्या थे. ठीक है, साउंड के ऊपर कौन से फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट होता है, वेव्स क्या होती है, उसका एक पूरा आइडिया आपको आ जाएगा. तो आप, मैंने जो लेक्चर्स बना के रखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाओ, आप अपना चैप्टर ढूंढो, उसमें आप वो फास्ट फॉरवर्ड पे देख लेना. लाइक 1 घंटे के अंदर आपका हो जाएगा पूरा देख के. ठीक है, वो खत्म होने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप ये चैप्टर स्टार्ट करना. अगर आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में वो चैप्टर फॉलो किया है तो ठीक है, आपके दिमाग में वो होगा. अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो ये चैनल पे और फर्स्ट टाइम अगर आप ये चैप्टर पढ़ने की कोशिश करने वाले हो तो मैं चाहता हूँ आप एक बार जाके वो देख लेना. हार्डली 1 घंटा लगेगा. आपको जो पूरा बेसिक होता है ना, वो एक नॉलेज मिल जाएगा कि वो है क्या, है ना, वेव्स क्या होती है, वो पूरा बेस्ट लेक्चर मैंने दे दिया है वहां पे. अभी ये जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है, ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है, आपका जो अपडेटेड सिलेबस है उसके हिसाब से ये चैप्टर को बनाया जाएगा और ये एक प्रॉपरली मैं सेट करके दे दूंगा आपको. तो लाइक 2-3-4 घंटे के लेक्चर्स के अंदर ये आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा. ठीक है, मैं जो बोर्ड पे लिखूंगा ना वो आपको नोटबुक में कॉपी करना है. तो इससे आपको फायदा क्या होगा, इससे आपका वो एक बार चैप्टर लिख के हो जाएगा, आपका हाथ सेट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे. और जब भी फाइनल एग्जाम्स के लिए आप जाओगे तो लाइक 15-20 मिनट्स के अंदर आपका वो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. और वही अपना अल्टीमेट एम होना चाहिए. दूसरी बात, ये जो चैप्टर है जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट में मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट बिल्डर होगा. मतलब जहां से आपके सारी बेसिक आइडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन आपके बन जाएंगे. अगर आपको उतना आता है तो आप कॉम्पिटिटिव फिजिक्स के लिए रेडी हो. मतलब आगे जाके जो आपको IIT JEE मेंस एडवांस पढ़ाया जाएगा, नीट पढ़ाया जाएगा, तो वो टाइम पे ये सारी बेसिक चीजें ना, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाएगी. वहां पे प्रॉपर एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करने हैं, है ना, कम से कम टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं वहां पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से अल्टीमेटली. ठीक है, तो अगर वहां पे आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज है ये बेस्ट पॉसिबल वे में आप कर लो. मैंने तो पढ़ाया है, मैंने मेरी तरफ से अच्छे से सब देने की कोशिश की है. अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये चीज को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो, यूज कर रहे हो. ठीक है, मेहनत मैं करूंगा लेकिन आपको सिर्फ साथ देना है. आपको अपने लिए घर पे बैठ के ये सब नोट डाउन करना है, सुनना है, प्रैक्टिस करना है, एनालाइज करना है और सॉल्व करना है. एनीवेज, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले तो प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे वेव जाती है तो वो क्या होती है. दूसरा, उसके बेस्ट पॉसिबल इक्वेशंस कौन सा है हमें, और उसके एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने हैं. रिफ्लेक्शन क्या होता है वो हमें देखना है. उसके बाद हम देखेंगे कि बीट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके मैथमेटिकल इक्वेशंस क्या है. वाइब्रेशन क्या होता है, अगर मैं 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में अगर एक तार कनेक्ट करता हूं और उसको अगर आप वाइब्रेट करवा रहे हो तो वो स्पेसिफिक केस में क्या होगा. अगर मेरे पास ऑर्गन पाइप है ना, बांसुरी है, मान लो बांसुरी है, बांसुरी कैसे दोनों जगह से ओपन होती है ना, उसमें से साउंड निकलता है, तो वो कैसे निकलता है, तो वहां पे वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या है ना. तो क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर है. डोपलर इफेक्ट क्या है, तो ये सारा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपको ये चैप्टर में सीखने मिलेगी. तो लेट अस स्टार्ट सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. नेक्स्ट पार्ट इज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, अगर यहां पे आप देखते हो तो यहां पे 4 वर्ड्स के बारे में बात हो रही है. सिंपल, दूसरा है हार्मोनिक. हार्मोनिक वर्ड का मतलब क्या हो सकता है, ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है. अगर मुझे कोई भी वेव को रिप्रेजेंट करना है और वहां पे मुझे हार्मोनिक फंक्शंस को यूज करना पड़ रहा है. हार्मोनिक फंक्शंस कौन से होते हैं, साइन, कोसाइन, ये ऑलरेडी हम लोग ने देखा है. अगर साइन एंड कोसाइन ये फंक्शंस अगर हमें यूज करने पड़ रहे हैं तो वहां पे वर्ड आएगा हार्मोनिक. प्रोग्रेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है, मान लो अगर आपके सामने एक ऐसा वाटर बॉडी है कोई, तो एक बड़ा सा लेक है, उसमें अगर आप पत्थर फेंकते हो, पत्थर फेंकने के बाद क्या होता है, रिपल्स मूव करते हैं.
मतलब जहाँ पे पत्थर हिट करता है वो पॉइंट से रिपल्स निकलना स्टार्ट होते हैं और आगे 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 मूव करते रहता है। मतलब यहाँ पे आपकी जो वेव है वो क्या हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। सो दैट्स वाई ये वर्ड जो है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ऐसा रखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मेरे पास यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है और यहाँ पे मैंने एक रोप ली और रोप को ऐसे मैंने एक झटका दे दिया। झटका देने के बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, एनर्जी और मोमेंटम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ मैटर इन बिटवीन दीज पॉइंट्स। यहाँ पे होता क्या है, पहला पार्टिकल अपने जगह पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, दूसरा पार्टिकल करेगा इसके बाजू में जो भी होगा, तीसरा पार्टिकल करेगा, आगे जैसे डिस्टर्बेंस जाएगा ये भी पार्टिकल ऐसे अपने जगह पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे, है ना। अगर ये मैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात करता हूँ तो लॉन्जिट्यूडनल वेव के केस में क्या होता है, जहाँ पे साउंड होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे के अगर ऐसे बाजू में है तो पहले पार्टिकल को अगर आप एनर्जी और मोमेंटम देते हो तो ये सेकेंड को हिट करेगा, सेकेंड थर्ड को हिट करेगा और ये अपने अपने जगह पे सिंपल हार्मोनिक मोशन भी परफॉर्म करेंगे। ओके, तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो परफॉर्म होती है, अगर पहले केस में डायरेक्शन ऑफ अ वेव जो है उसके परपेंडिकुलर में वो हो रही है लॉन्जिट्यूडनल वेव, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं। सेकेंड केस में वेव की डायरेक्शन एंड जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उनकी डायरेक्शन सेम है तो वो होती है लॉन्जिट्यूडनल। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज नोटिस करते हैं, पहले अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हो तो ये डिस्टर्बेंस तक कोई भी दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है और वो इंस्टेंट हम लोग बोलेंगे टी। ओके, तो अभी यहाँ पे देखते हैं ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो क्या बोल रहा है। अभी मैंने जो बोला है वो अगर आपको समझा है तो एक्सप्लेनेशन आप इजीली दिमाग में फिक्स कर सकते हो। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछा सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के बारे में लिखो, 2 मार्कर क्वेश्चन है तो कुछ आपको याद नहीं करना पड़ेगा, नेचुरली आप ये लिख पाओगे। सो प्रोग्रेसिव वेव, सबसे पहले मुझे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव को डिफाइन करना है। सो प्रोग्रेसिव वेव कंटिन्यूसली ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वहां पे वो ट्रैवल कर रही है, वो एक्स डायरेक्शन हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, आप वाई डायरेक्शन भी ले सकते हो, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट अलोंग देयर मीन पोजीशन, है ना, ये मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं, मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं व्हेन वेव ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना है तो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है, हमारे पास लॉन्जिट्यूडनल वेव है, तो ये बन गई मेरी डेफिनेशन। पॉइंट नंबर 2 में ये क्या बोल रहा है, वेव रीच डिफरेंट particles of a medium at a different time instant, therefore there exists a phase difference between vibration of a particle। लेकिन अगर हम लोग आइडियल केस कंसिडर कर रहे हैं तो वहां पे उनका एम्पलीट्यूड जो होगा वाइब्रेशन का वो सेम होगा एंड वो जो एम्पलीट्यूड है और ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं उसका जो टाइम पीरियड होगा वो भी सेम होगा। अगर वेव के टर्म्स में मुझे अगर इक्वेशन लिखना है या ड्रॉ करना है तो y रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा डिस्प्लेसमेंट, टाइम इंस्टेंट t। अगर ये वेव जनरेट हो गई तो मान लो कोई तो एक इंस्टेंट है एट पॉइंट ए पे वो पार्टिकल है और इंस्टेंट है t, तो ये डिस्टर्बेंस ए तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो डिस्टर्बेंस इनिशिएट कहाँ पे हुआ था, ओरिजिन पे हुआ था, लेकिन ये एक स्पेसिफिक पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम गया। देयर एग्जिस्ट अ फेज डिफरेंस, दैट्स वाई। सो ए का डिस्टेंस ओरिजिन से कुछ x है तो ये हम लोग ने रिप्रेजेंट किया है और टोटल जो वेव है उसकी लेंथ हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी t। एनीवेज डेरिवेशन देखते हैं। अभी ये तो हम लोग ने डायग्रामेटिकली देखा, अभी डेरिवेशन के टर्म्स में अगर हमें देखना है तो फिर कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला, लेट सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल्स अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, आप नेगेटिव भी कंसिडर कर सकते हो, ओके। लेकिन नेगेटिव के लिए इक्वेशन क्या होगा ये मैं एंड में जाके बताऊंगा, तो फिलहाल तो पॉजिटिव का ही देखते हैं। y रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट एंड x रिप्रेजेंट पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल एट सर्टन इंस्टेंट t। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखूं तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। यही इक्वेशन क्यों होता है ये हम लोग ने ऑसिलेशन के इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा है। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा और आप लिंक भी कर पाओगे कि ये y इक्वल टू a साइन ओमेगा t आया कैसे और यही क्यों लिखना है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा आप जाके वो फास्ट फॉरवर्ड मोड पे देख सकते हो, तो अल्टीमेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। y इक्वल टू a साइन ओमेगा t और ये किसके लिए है, ये मीन पोजीशन के लिए। अगर एक्सट्रीम पोजीशन होता तो a साइन ओमेगा t की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ता, a कॉस ओमेगा t। और यहाँ पे हम लोग इनिशियल फेज डिफरेंस जो है वो 0 कंसिडर कर रहे हैं। लेट पार्टिकल एट पोजिशन है, देयरफॉर एट सर्टन डिस्टेंस x
इट लैग्स बिहाइंड इन अ फेज एज कंपेयर टू द पार्टिकल एट ऑल। तो ये लाइन का मतलब क्या है, अगर मेरे पास पार्टिकल ए है तो डिस्टर्बेंस वहां तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम लगेगा, इसका मतलब ये लैग कर रहा है पार्टिकल ओ के कंसिडरेशन में। पार्टिकल ओ तो एसएचएम स्टार्ट कर दिया, लेकिन ए जो है वो एसएचएम स्टार्ट करने के लिए कुछ टाइम लगेगा, दैट्स वाई देयर इज अ लैग। और यहाँ पे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस देयर एग्जिस्ट सम फेज डिफरेंस, और उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा। अभी यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं समझती है। नोट क्या है, कंप्लीट वेवलेंथ अगर मुझे वेव की चाहिए तो वहां पे जो रिप्रेजेंटेशन है थीटा का वो 2 पाई रेडियन से हम लोग कंसिडर करते हैं। देखो ना, अगर वेव अगर मुझे दिखानी है समथिंग लाइक दिस, तो ये वेव दिखाने के लिए मुझे जो थीटा यूज करना पड़ता है वो कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है। लेकिन इंटर बिटवीन हमें नहीं पता है ये थीटा की वैल्यू क्या है, सो दैट्स वाई हम लोग उसको डेल्टा कंसिडर कर रहे हैं। सो लैम्डा के लिए अगर 2 पाई रेडियन अगर ये एंगल है तो एक्स के लिए कितना होगा, दैट इज अ डी, एक्स रिप्रेजेंट डिस्टेंस। ओके, सो रीअरेंज करते तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी 2 पाई, और ये एक्स इधर जाएगा और लैम्डा उसके नीचे आएगा। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा के जगह पे क्या लिख सकते हो, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी, माइनस डेल्टा की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। 2 पाई को आप ब्रैकेट के बाहर रिप्रेजेंट करो, देयरफॉर y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। Above equation gives displacement of a particle at any instant t. Therefore, equation of a simple harmonic progressive wave is along the positive direction of x-axis. अगर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस अगर हमें लेना है, अगर वेव मेरी दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, तो y की वैल्यू हम लोग लेंगे a साइन ऑफ 2 पाई टी अपॉन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्डा। तो ये प्लस सिंबल जो है वो इंपॉर्टेंट है, और ये किसके लिए है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है तो। ओके, तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव क्या है, उसके 2 पॉइंट्स देखे, डायग्रामेटिकली उसको समझ के लेने का हमने प्रयास किया, और उसके बाद उसका डेरिवेशन लिखा। डेरिवेशन में हम लोग ने नोट में एक पॉइंट देखा, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, एक्स इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। वाई का इक्वेशन हमें मिला ए साइन ऑफ 2 पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लिए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 पाई टी अपॉन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्डा। अभी हम लोग देखेंगे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के वेरियस फॉर्म्स कौन से होते हैं, क्योंकि बहुत बार न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्म्स अगर आपको पता है तो आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो वो टाइम पे अगर आप ये बेसिक इक्वेशन को बार बार ऐसे डिराइव करने की कोशिश करोगे तो इट विल टेक योर टाइम। सो अगर मुझे ये इक्वेशंस पता है और अगर इसको आपने प्रैक्टिस किया, अच्छे से लिखा है 5, 6, 10 बार, तो अल्टीमेटली एग्जाम टाइम में ये आपको इजीली याद हो जाएगा और आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, आप अपना स्पीड जो है कैलकुलेशन का उसको बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। ये एक जनरल इक्वेशन जो है वो हम लोग यूज कर रहे हैं। एनीवेज यहाँ पे 1 अपॉन टी टाइम ड्यूरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयरफॉर y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई 1 अपॉन टी के जगह पे फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। ओके, n को बाहर लो, फ्रीक्वेंसी को बाहर लो, तो y का वैल्यू क्या होगा, a साइन 2 पाई n t माइनस एक्स अपॉन n लैम्डा। ओके, यहाँ पे एक ध्यान दो, वेलोसिटी की वैल्यू होती है n इंटू लैम्डा। अभी वेलोसिटी की वैल्यू n इंटू लैम्डा ही क्यों होती है ये भी डिराइव किया जा सकता है। थोड़े टाइम के बाद हम लोग ये भी डिराइव करेंगे कि वेलोसिटी की वैल्यू n इंटू लैम्डा ही क्यों ली। सो फॉर नाउ वेलोसिटी की वैल्यू n लैम्डा होती है, ऐसा मान के चलते हैं। देयरफॉर y इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई n को हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं t माइनस एक्स अपॉन वी। तो ये v को इधर मल्टीप्लाई कर दो और v को ब्रैकेट के बाहर भी ले लो। सो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा अपॉन v वी टी माइनस एक्स। ओमेगा के जगह पे आप अगेन सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 2 पाई n अपॉन v के जगह पे लिख सकते हो n लैम्डा, n विल गेट कैंसल। सो y की वैल्यू होगी आपकी a साइन ऑफ 2 पाई वी टी अपॉन लैम्डा, सॉरी y इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी माइनस एक्स। एंड लास्टली आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी माइनस एक्स। सो ये है कुछ जनरल इक्वेशंस और वेरियस फॉर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। इसमें से कोई भी एक फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी कभी वो वेलोसिटी की वैल्यू दे देते हैं, आपको बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी निकालो, या फिर कभी कभी जनरल इक्वेशन y की वैल्यू निकालने बोलते हैं। कभी कभी आपको पूरा इक्वेशन दिया जाता है और उसमें से एम्पलीट्यूड, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ों को फाइंड आउट करने बोलते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू कैन यूज द फॉर्मूला
एंड यू मे गेट द आंसर्स. इफ देयर एग्जिस्ट इनिशियल फेस और एपोक, अगर कोई इनिशियल फेस और एपोक एग्जिस्ट करता है तो वो टाइम पे क्या होगा. जनरल इक्वेशन लेते हैं y इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 t अपॉन कैपिटल T माइनस 2 x अपॉन लैम्डा. यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू यूज करने हैं जिसको बोलेंगे k का मतलब होता है एंगुलर वेव नंबर, या फिर इसको प्रोपगेशन कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है. देयरफॉर y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 पाई अपॉन टी के जगह पे लिखेंगे ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट. ओके, तो ये मेरा जो इक्वेशन इट इज फॉर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड अगर मुझे नेगेटिव चाहिए तो ये माइनस के जगह पे हमें लिखना पड़ेगा प्लस. सो y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई नॉट, एंड फाई नॉट जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है इनिशियल फेस, एंड इट इज अलॉन्ग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो अभी हम लोग ने क्या देखा, वेरियस फॉर्म्स देखे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के. अभी देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स. ये समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं. सबसे पहले अगर एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से समझ गया तो रिफ्लेक्शन जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के लिए वो आपको अच्छे से समझ जाएगा 100% एश्योरेंस. यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है. सपोज मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है. रिजिड सपोर्ट से मैंने दो पेंडुलम्स को कनेक्ट किया है. ये मेरा पहला पेंडुलम है, ये दूसरा है. इसका जो बॉब है वो कंपेरेटिवली हेवी है एज कंपेयर टू बॉब बी, है ना. तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ए को पकड़ के थोड़ा सा खींच सकते हैं और उसको छोड़ सकते हैं. तो केस 1 देखते हैं. मैंने क्या किया, बॉब ए को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और उसको छोड़ दिया. तो जैसे आप बॉब ए को बी के ऊपर छोड़ देते हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हेवी है ना, और ये हल्का फुल्का है. तो ये भाई साहब इसको लेके जाएंगे, इसको ये ऊपर लेके गए तो अभी ये ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये दोनों भी ऊपर जा रहे हैं, है कि नहीं. मतलब वजन ज्यादा होने की वजह से, आई मीन टू से डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से अभी ये क्या हो रहा है, ये बॉब ऊपर चला गया. केस नंबर 2 देखते हैं. सपोज मेरे पास सेम सिचुएशन है, लेकिन अभी मैंने क्या किया है, बॉब बी को आप पीछे खींच रहे हो और ए की तरफ फेंक रहे हो. तो अभी क्या होगा, ये भाई साहब थोड़े से हल्के पुल्के हैं, तो इसके वजह से ये बी जो है वो ए के ऊपर जैसे ही कोलाइड होता है, आफ्टर कोलिजन ये क्या होगा, वापस पीछे चला जाएगा. अभी हम लोग ये जो एक्सपेरिमेंट अभी अभी हमने पढ़ा है उसको अगर कोरिलेट करते हैं, है ना. अगर मेरे पास मान लो एक वेव है और अगर वो डेंसर मीडियम पे हिट करती है तो क्या होगा, ये पहली केस. एंड मान लो अगर मेरे पास एक वेव है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे आ रही है तो क्या होगा, है ना. मतलब बीच में हमारे पास बाउंड्री है, ऐसा इमेजिन करो. यहाँ पे रेयर है और यहाँ पे डेंसर मीडियम है. रेयर मीडियम से जब एक वेव ट्रैवल करते 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 डेंसर मीडियम की तरफ आती है और जब भी वो बाउंड्री पे कोलिजन होता है तो वो टाइम पे क्या होगा. एंड सिमिलरली अगर ये बाउंड्री है मेरे पास, डेंसर मीडियम से वेव आ रही है तो फिर क्या होगा, है ना. तो ये समझने के लिए एक्सपेरिमेंट समझना जरूरी था. अभी देखते हैं हम लोग, जब भी मेरे पास ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव है, अगर वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है ना. रेयरर से डेंसर मीडियम अगर दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हैं हम लोग. मान लो यहाँ पे मेरे पास एक रेयरर मीडियम है ये वाला और ये डेंसर है ना. और यहाँ पे हमारे पास दो वेव्स है, एक मेरे पास लॉन्जिट्यूडनल वेव है, एक मेरे पास ट्रांसवर्स वेव है. तो हम लोग को दोनों के ऊपर केस देखना है. तो सपोज यहाँ पे अगर मेरे पास ट्रांसवर्स वेव है, सबसे पहले हम लोग ने देखा मोलिक्यूल्स ऑफ एयर being very small rebound and change the direction of velocity by 180 डिग्री और पाए. देखो ना, रेयर है, हल्का फुल्का है, डेंसर को तो वो कुछ कर नहीं पाएगा. मतलब अगर यहाँ पे आप देखते हो, मान लो पहले मेरे पास ये एक वेव है जो यहाँ पे जाके हिट करने वाली है, समथिंग लाइक दिस. ऐसा इसने हिट किया तो यहाँ पे मेरे पास क्रेस्ट का फॉर्मेशन हुआ और ये वेव ये डायरेक्शन में जा रही थी. और यहाँ पे मेरे पास जो सपोर्ट है, मान लो वो रिजिड सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वेव जो है वो मेरी, उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई. तो ये बन गया मेरा ट्रफ और ये वेव जा रही है मेरी ये डायरेक्शन में. ओके, सो ट्रांसवर्स वेव के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज अ ट्रफ एंड ट्रफ इज रिफ्लेक्टेड एज अ क्रेस्ट. तो ये ट्रांसवर्स वेव के लिए ये समझना और याद करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज
ये अगर अच्छे से आता है तो आगे जाके आप जो भी पढ़ोगे, है ना, मतलब अगर आपको ऑर्गन के अंदर का वेव फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर मेरे पास एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है उसको अगर आप ऑसिलेट करवाते हो या उसके एक एंड पकड़ के उसको ऊपर नीचे करवाते हो, प्रोवाइडेड यहाँ पे रिजिड सपोर्ट के साथ उसको कनेक्ट किया है, तो वेव फॉर्म होने के बाद वहाँ पे क्या होगा, फेज डिफरेंस कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें आपके लिए आसान होगी। लेकिन मान लो मेरे पास लॉन्जिट्यूडनल वेव है, सपोज यहाँ पे मेरे पास अगेन रिजिड सपोर्ट है, सपोज ये है रेयरफैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा अंतर है, और यहाँ पे आके ये कंप्रेशन अगर मेरे पास है, तो मान लो ये मेरी फॉरवर्ड जाने वाली वेव है, लेकिन जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो आपको सेम कंप्रेशंस ऐसे वापस जा रहा है ऐसा दिखेगा, और ये रेयरफैक्शन होगा। थोड़ा सा इमेजिन करो ना, मेरे पास यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है ना, और यहाँ पे मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्म ऐसी स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर आप प्रेस करते हो तो क्या होगा, यहाँ पे आके सारे पार्टिकल या स्प्रिंग का जो सेक्शन था वो पूरा का पूरा नजदीक आएगा, और जैसे ही आप छोड़ देते हो ये सेम इसमें पीछे जाएगी, है ना। मतलब यहाँ पे भी कंप्रेशन देख आपको जब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रही थी, और जब भी वो बैकवर्ड जाने वाली है तभी भी आपको कंप्रेशन दिख रहा है। थोड़ा सा इमेजिन करो, इमेजिनेशन की यहाँ पे जरूरत है। सो दैट्स वाई ये रिफ्लेक्शन है ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव का जब भी रेयरर से डेंसर मीडियम पे वो जाने की कोशिश करती है। सिमिलर काइंड ऑफ चीज आप देख सकते हो जब भी वेव डेंसर से रेयरर मीडियम में आती है। तो जब भी डेंसर से रेयरर मीडियम में मतलब हम क्या बोल सकते हैं, मान लो मेरे पास यहाँ पे वाटर बॉडी है नीचे, और यहाँ से कोई भी एक वेव अगर वाटर बॉडी से एयर में आने की कोशिश कर रही है, मतलब अभी मेरे पास डेंसर मीडियम है और यहाँ पे मेरे पास रेयरर मीडियम है, तो वो स्पेसिफिक केस में क्या होगा। सो वेव ट्रैवलिंग इन अ डेंसर मीडियम दैट इज इन वाटर इंसिडेंट ऑन अ बाउंड्री ऑफ अ रेयरर मीडियम लेट एयर इन दिस स्पेसिफिक केस। तो वो केस में ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज अ क्रेस्ट, तो ट्रांसवर्स वेव का जो अगर क्रेस्ट है तो क्रेस्ट क्रेस्ट के जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा, एंड ट्रफ जो है वो ट्रफ के जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा। एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव अगर आप देखते हो तो कंप्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज अ रेयरफैक्शंस एंड रेयरफैक्शन इज रिफ्लेक्टेड एज अ कंप्रेशन। मतलब यहाँ पे उल्टी चीज हो रही है, और ये क्यों हो रहा है उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द मीडियम इज स्मॉलर देन द फर्स्ट मीडियम। अभी यहाँ पे अगर रिस्टोरिंग फोर्स देखते हो ये मीडियम का और ये मीडियम का, तो सेकेंड का तो रिस्टोरिंग फोर्स स्मॉलर होगा इसकी वजह से। सो दैट्स वाई ये चीज हो रही है। ओके, तो अभी हमने क्या देखा, रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव, एक एक्सपेरिमेंट देखा सिंपल पेंडुलम वाला, जहां पे हम लोग पेंडुलम को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करके जो दूसरा मेरे पास पेंडुलम है उसके ऊपर इफेक्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, रेयरर से डेंसर मीडियम पे जब भी वेव जाएगी तभी क्या होगा, डेंसर से रेयरर मीडियम में जब भी वेव आएगी तभी क्या होगा। अभी हम लोग दो एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं, इससे रिलेवेंट ये एक्सपेरिमेंट आपने शायद स्कूल में भी किया होगा, आपके हाई स्कूल में। मान लो यहाँ पे मेरे पास ऐसा एक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है और यहाँ पे भी एक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है। सपोज मैंने यहाँ पे एक स्टॉप वॉच रखा, स्टॉप वॉच क्या करेगा, साउंड जनरेट करेगा, है ना। तो मान लो ऐसा कुछ वेव गई, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके ये पॉइंट पे गई, सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग एक वेव कंसिडर करते हैं, रिफ्लेक्ट करके ये पॉइंट पे गई, और ये जब भी रिफ्लेक्ट होंगी फाइनली तो किधर तो आपको सुनाई देगी। मान लो यहाँ पे आपने ऐसा एक फनेल रखा है और यहाँ से आप सुन रहे हो, है ना। तो मतलब एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे रखते हो तो ही आपको वो अच्छे से सुनाई देगी। फनेल को थोड़ा आगे करोगे तो भी साउंड अच्छे से सुनाई नहीं देगा, थोड़ा सा पीछे करोगे तो भी अच्छे से सुनाई नहीं देगा। तो ये मतलब ये एक्सपेरिमेंट है जो ऑलरेडी आपने स्कूल टाइम में वगैरह किया होगा, इसके रीडिंग्स भी आपने लिए होंगे। एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसका नाम है क्विंकिस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है, मान लो मेरे पास दो ट्यूब्स है, ये फर्स्ट ट्यूब और ये दूसरी ट्यूब। जो मेरी सेकेंड ट्यूब है वो फर्स्ट ट्यूब के अंदर हम लोग ने इंसर्ट करके रखी है, और सेकेंड जो ट्यूब है वो आप आगे पीछे कर सकते हो, मतलब मूव करवा सकते हो उसको। अभी हम लोग को क्या करना है, ये जो पॉइंट डी है यहाँ पे ओपनिंग है हमारे पास, यहाँ पे अगर आप साउंड जनरेट करते हो, मान लो आप यहाँ पे कोई तो ऐसा एक साउंड जनरेट किया, तो वो साउंड जो है वो डेफिनेटली यहाँ से डी बी ई यहाँ तक ट्रैवल करेगा, एट द सेम टाइम ये डी एन और ये ई तक ट्रैवल करेगा, मतलब ऐसा और ऐसा, है ना। और नीचे आप कान से इसको सुन रहे हो। तो अभी मुझे मैक्सिमम आवाज़ कब सुनाई देगा, मिनिमम आवाज़ कब सुनाई देगा, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले ये जो दोनों लेंथ है डी बी ई और डी एन ई, ये हम लोग सेम रखेंगे। तो अगर सेम है तो पाथ लेंथ दोनों के बीच में जितनी भी है, ठीक है, वो सेम होनी चाहिए। सो पाथ डिफरेंस हैज़ टू बी 0। तो अगर ऐसा है तो हम लोग देखते हैं इसको, अगर हमने थोड़ा सा मूव किया आगे, तो जैसे ही थोड़ा सा मूव करते हो एक वेव यहाँ पे ऐसी होगी यहाँ से जाने वाली, उसको थोड़ा सा एडिशनल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अगर वो एडिशनल डिस्टेंस λ/2 के बराबर है तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं सुनाई देगा।
हम अभी क्या कर रहे हैं, इसको और थोड़ा खींच रहे हैं, एंड अगर वो पाथ लेंथ लैम्डा के बराबर आ गई तो अगेन आपको अच्छा खासा आवाज सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया गया, पाथ डिफरेंस जब भी λ/2 दैट इज के बराबर होता है तो जो इंटेंसिटी सुनाई देती है वो 0 होती है, एंड अगर लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन है तो अगेन इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। पाथ डिफरेंस का अगर मुझे आपको मतलब ना थोड़ा सा समझाना है तो मैं बता सकता हूं, ऑफकोर्स क्यों नहीं। सपोज मेरे पास ऐसी एक वेव है, अभी दिखाने के लिए मैं स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करता हूं। सपोज ये फर्स्ट वेव है, ये पॉइंट पे गई, और मेरे पास ये सेकेंड वेव है, ये नीचे से आ रही है इधर से किधर से, तो और वो यहाँ से यहाँ तक गई है ना। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो ये जो सेकेंड वेव है उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर निकालूँ तो मुझे पता चलेगा इतना डिस्टेंस सेकेंड वेव को ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है, और जो सेकेंड डिस्टेंस या ज़्यादा डिस्टेंस जो कवर करना पड़ रहा है उसको ही हम लोग बोलते हैं पाथ लेंथ। आई होप सो अभी आपको आइडिया क्लियर हो गया। और वेव्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो वेव में पाथ लेंथ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। सही बात है, समझा आपको। चलो अब इसका अगर मुझे जनरल फॉर्मूला बताना है ना, तो अगर मिनिमम साउंड सुनाई देना है फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, मुझे फॉर्मूला क्या बनाना पड़ेगा, n+1/2 लैम्डा। तो n की वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3 आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो अल्टीमेटली आपको λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 ऐसी वैल्यूज मिलती रहेगी। एंड अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी हम लोग देख रहे हैं तो मुझे वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, n लैम्डा सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, है ना। तो n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 आप डालते जाओ। ठीक है, तो ये था क्यूंकिस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और अभी हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स लॉन्जिट्यूडिनल वेव, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू एयर रेयरर। उसके बाद हम लोग ने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडिनल वेव एक एक्सपेरिमेंट देखा, एंड क्यूंकिस ट्यूब एक्सपेरिमेंट हम लोग ने देखा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, अभी ये कॉन्सेप्ट क्या है और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है वेव्स ए सेक्शन में। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक मीडियम में दो वेव्स को मैंने जनरेट किया। सपोज मेरे सामने एक वाटर बॉडी है, वो वाटर बॉडी में आपने एक पत्थर फेंका, ठीक है। अभी वो पत्थर जब आप फेंकते हो तभी क्या होता है, जैसे ही पानी में पत्थर गिरता है तो रिपल्स जनरेट होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। मतलब यहाँ पे क्या जनरेट हुई, वेव जनरेट हुई, ठीक है। ये एक बात क्लियर है। अभी दूसरा देखते हैं, मान लो मेरे पास सामने वाटर बॉडी है और इनिशियली वाटर रेस्ट में है, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही है। मैंने सपोज दो पत्थर फेंके और एक दूसरे के नजदीक फेंके, ठीक है, तो वो टाइम पे कुछ तो जनरेट होगा ना, और वो जो जनरेशन है उसकी वजह से हमें कुछ तो इफेक्ट मिलेगा, आइदर जो डिस्टर्बेंस है वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, ऐसा कुछ तो हमें दिखेगा। तो ये पढ़ने के लिए सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये कॉन्सेप्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लो मेरे पास ये एक वेव है और मेरे पास मान लो ये एक दूसरी वेव है, और दोनों एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। तो जब भी दोनों वेव्स एक पॉइंट पे मिलते हैं और जब भी ये दो वेव्स मिल रही है, मान लो वो टाइम है t=0, मतलब एक ही टाइम पे मिलनी चाहिए। तो वो स्पेसिफिक केस में अगर ये दोनों का क्रेस्ट एक दूसरे के साथ अगर मैच होता है तो जो रिजल्टेंट वेव होगी वो बड़ी सी हमें दिखाई देगी। एंड अगर एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ अगर है तो वो टाइम पे कुछ तो नल आउट हो जाएगी चीज, हमें कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो ये जो चीज़ है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे जाके आप बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ोगे अलग अलग, जैसे कि इंटरफेरेंस चैप्टर है, उसमें आपको ये वेव्स का कॉन्सेप्ट काम में आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब भी आप पढ़ोगे तो वो टाइम पे भी अगर आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पता है तो वो टाइम के जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करने में आसानी होगी। थोड़े बहुत ग्राफ्स आपको एसी वगैरह, जो एसी सर्किट्स वगैरह जो चैप्टर है वहाँ पे भी आपको थोड़े बहुत मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ अ सुपरपोजिशन ऑफ अ वेव्स। तो कॉन्सेप्ट क्या है, any number of waves travel in a same medium, therefore their net displacement at certain instant t is given by algebraic sum of displacements due to each wave at that specific instant। तो अभी मैंने आपको जो बताया उसको ही अगर मुझे लिखना है तो ये वर्ड्स के अंदर मुझे वो कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे दो वेव्स है कि नहीं, तो फर्स्ट वेव का कुछ इक्वेशन होगा, सेकेंड वेव का कुछ इक्वेशन होगा,
अभी वेव का इक्वेशन हम लोग जब भी लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या लिखते हैं एग्जैक्टली आपको पता है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, है ना, ऐसा कुछ लिखते हैं। या फिर अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ऐसा कुछ तो हम लोग लिखते हैं। प्रीवियस पार्ट जो था वहां पे हम लोग ने वेव का इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से रिप्रेजेंट किया था, जब भी आपकी वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। और अगर मेरे पास दो वेव्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं एक्स एक्सिस के और उनका जो रिजल्टेंट है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम क्या ले सकते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये पहला वेव का इक्वेशन हो सकता है। दूसरे वेव का इक्वेशन सपोज वहां पे अगर कुछ फेज डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। तो 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल फेज। तो मेरे पास दो वेव्स के इक्वेशन है, y1 y2 दोनों को ऐड कर दो, मुझे क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट मिलेगा। रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रिजल्टेंट को y के हिसाब से। तो यहां पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन का पार्ट। व्हेन y1 x t and y2 x t are the equations of the two waves traveling in a medium meet at certain instant t। तो जब भी वो एक दूसरे के साथ मीट होते हैं, ओवरलैप होते हैं, तो उनकी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय y x t। तो अगर मुझे रिजल्टेंट चाहिए तो सर्टेनली मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। y x t इक्वल्स टू y1 x t प्लस y2 x t। यहाँ पे एक नोट का पॉइंट ध्यान में रखो, इसको हम लोग आगे जाके यूज करेंगे, तो इसलिए मैं फिलहाल यहाँ पे आपको लिखवा के दे रहा हूँ, आगे जाके इसके एप्लीकेशन आपको दिखाई देंगे। एनीवेज, वेव फंक्शन डिस्क्राइबिंग रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस इज गिवन बाय इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अप टू yn। तो जरूरी नहीं कि दो ही वेव्स हो, बहुत सारी वेव्स हो सकती है। सो अप टू yn, देयरफॉर f1 x माइनस vt, फर्स्ट वेव के लिए हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। y2 को लिखा f2 x माइनस vt अप टू fn x माइनस vt। तो यहाँ पे हम लोग अगर समेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो समेशन i इक्वल टू 1 टू n एफ आई ऑफ एक्स माइनस वी टी, ये एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमें मिलेगा। ये अभी आप ध्यान में रखो, आगे जाके न्यूमेरिकल्स या जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे वहां पे इसका एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा। अभी देखते हैं सेकंड पॉइंट। अभी मेरे पास y1 x1 t और y2 x2 t की रिस्पेक्टिव वैल्यूज है। मान लो मैंने y1 x1 t x1 नहीं सॉरी xt की वैल्यू अगर ली a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और जो y2 xt उसकी वैल्यू ली मैंने a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। प्लस 5 क्यों लिखा है, बिकॉज मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि वहां पे कुछ तो इनिशियल फेज है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास दो है, तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट इज गिवन बाय a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। तो ये सेम इक्वेशन हम लोग ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अभी देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। सो ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके हमें एक रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी। जो रिजल्टेंट वैल्यू दी गई है y x t इक्वल्स टू 2a कॉस ऑफ 5/2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/2। देखो ना, यहाँ पे ये अल्फा माइनस बीटा अगर आप डाल दो तो दिस माइनस दिस अल्टीमेटली क्या बचेगा, 5/2 बचेगा। और ऐड करोगे तो क्या होगा, ओमेगा टी के एक्स, है ना। सो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/2 ये बचेगा। और ये क्या है, इक्वेशन ऑफ अ रिजल्टेंट वेव। तो अगर ये ओवरऑल इक्वेशन को अगर आप देखते हो तो ये y इक्वल्स टू रिजल्टेंट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/2 के जैसा ही दिख रहा है, 5 के जैसा ही दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग कुछ तो एक एंगल ले रहे हैं फाई नॉट, ऐसा अगर तो बोलते हो आप, तो r की वैल्यू क्या होगी, ये इसके बराबर होगी, और फाई नॉट की वैल्यू क्या हो रही है, 5/2 के बराबर हो रही है ना। तो ये साइनोसाइडल है एंड इट इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अगर हम लोग फेज देखते हैं इनिशियल, तो यहाँ पे क्या है, 5/2 मिल रहा है हमें, एंड वैल्यू ऑफ r इज गिवन बाय 2 है कॉस ऑफ 5/2। एनीवेज, अभी जो एक्सप्लेन किया है उससे रिलेवेंट ग्राफ्स देखते हैं कि क्या क्या ग्राफ है। मान लो ये दो वेव्स है और वो मूव कर रही है, और वो एक पॉइंट पे जब भी मिलती है एट सर्टेन इंस्टेंट t इक्वल टू 0, तो अगर इनिशियल फेज 5 की वैल्यू अगर 0 हम लोग लेते हैं तो फिर क्या होगा। यहाँ पे देखते हैं पहला ग्राफ, जब भी 5 0 है आपका। सो यहाँ पे ब्लैक से जो रिप्रेजेंट की है वो फर्स्ट वेव है y1 xt, एंड जो सेकेंड वेव है उसको मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है y2 xt। अभी दोनों का एम्पलीट्यूड a तो सेम है, ये इक्वेशन में देखो
ये वाला इक्वेशन, और इसमें फाई की वैल्यू हम लोग 0 ले रहे हैं ना, तो फिर क्या होगा, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, सेम इक्वेशन होगा। अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो फिर वो डॉटेड लाइन से एक ही जगह पे है, तो इसलिए जस्ट थोड़ा सा नीचे दिखा है और कुछ नहीं, अदरवाइज वो आप देख नहीं पाओगे। तो यहाँ पे देखो ये जो 2 पॉइंट्स है वो एक ही टाइम पे आ रहा है, यहाँ पे भी ये जो 2 एम्पलीट्यूड्स है वो एक ही टाइम पे आ रहे हैं, यहाँ पे भी एक ही टाइम पे आ रहा है, यहाँ पे भी एक ही टाइम पे आ रहा है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो कैसा होगा, अगर ये एम्पलीट्यूड ए है तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी एडिशन, तो बड़ा दिखेगा आपको समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ से ये ऐसे गया, नेक्स्ट ये इधर से ऐसे आएगा, नेक्स्ट इधर से ऐसे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो जब भी फेस आपका 0 है तो जो रिजल्टेंट वेव मिली इट विल बी समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ पे आप फाई की रिस्पेक्टिव वैल्यूज डाल दो, आपको ये वेव का इक्वेशन भी मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 डाल देते हो तो अल्टीमेटली आपको जो भी आंसर मिलेगा दैट इज 2a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा कुछ तो आपको इक्वेशन ये वेव का मिल जाएगा। सेकेंड केस में देखते हैं, जब भी फेस डिफरेंस फाई इक्वल टू पाई इतना एग्जिस्ट कर रहा है, तो फर्स्ट वेव यहाँ पे देखो, मेरी फर्स्ट वेव ऐसे कुछ तो ट्रैवल कर रही है, ये पॉइंट पे है, और जब भी सेकेंड वेव मिल रही है तो वो ऐसे कुछ तो मिल रही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो फेज डिफरेंस दोनों के बीच में है वो पाई का है। अगर ऐसा है तो वो स्पेसिफिक केस में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो मेरे पास ब्लैक से जो रिप्रेजेंट की है अल्टीमेटली दैट इज माई फर्स्ट y1 x कॉमा टी, एंड जो डॉटेड से रिप्रेजेंट की है दैट इज y2 x कॉमा टी, तो दोनों भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है। सो ये स्पेसिफिक केस में ये प्लस ए और ये माइनस ए है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो अल्टीमेटली ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी अगर आप लेते हो तो वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। सो वेव जो मिलेगी या नहीं ये पहले हमें देखना है। तो सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट आपका नलीफाई हो गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ तो आपको इफेक्ट मिलेगा। आप यहाँ पे फाई की वैल्यू पाई यहाँ पे अगर रिस्पेक्टिव इक्वेशन में अगर आप डाल देते हो तो आपको ये वाई का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ अ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के अंदर अभी आपके टेक्स्ट बुक में एक डेरिवेशन दिया है जहां पे आपको अगर 2 वेव्स एक पॉइंट पे आती है और उनका अगर सुपरपोजिशन होता है तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा वो फाइंड आउट करना है, और उनकी इंटेंसिटीज कितनी होगी वो फाइंड आउट करना है। तो अल्टीमेटली अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डेरिवेशन एग्जाम में आता है, तो वेटेज विल बी 2 to 3 मार्क्स, है ना। तो सिंपल है, मैथमेटिक्स ही यूज करना और कुछ है नहीं। तो हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो अगर इसको डिफाइन करना है तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो 2 या 2 से ज्यादा वेव्स अगर कोई भी एक मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करने के बाद अगर वो एक कॉमन पॉइंट से जाते हैं तो ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, ठीक है। या अगर कोई दूसरी वेव्स भी है वहां पे तो उससे इंडिपेंडेंट होगा। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स, है ना। तो अगर कहने का मतलब अगर मुझे यहाँ पे बताना है तो यहाँ पे मान लो एक वेव है मेरे पास, पहली इधर आ गई, दूसरी वेव भी इधर आ गई। अभी ये दोनों के वजह से जो कंबाइन इफेक्ट होगा दैट विल बी लाइक दिस। सो डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं और यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या होगा। अगर पाथ डिफरेंस x की वैल्यू 0 है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, पाथ डिफरेंस अगर दूसरा है तो रिजल्टेंट वैल्यू अलग हो सकती है। अगर पाथ डिफरेंस नहीं दिया है तो फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू दी जाएगी, फाई की वैल्यू 0 है तो दिक्कत नहीं है, कोई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। फाई की वैल्यू अगर कुछ अलग है, पाई के टर्म्स वगैरह में है तो एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, ठीक है। एनीवेज वन मोर टाइम यहाँ पे देखते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको बड़ा कुछ तो दिख रहा है लेकिन वो है नहीं, ठीक है। शॉर्ट में बताता हूँ यहाँ पे समरी कि क्या किया है वहां पे। मान लो मेरे पास 2 वेव्स है, आप वेव को या उसका डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को x या y से रिप्रेजेंट करो। तो हम हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से जा रहे हैं, सो दैट्स वाई x हम लोग ले रहे हैं। एम्पलीट्यूड है मेरे पास a1 साइन ओमेगा टी, पहली वेव लो, है ना। दूसरी वेव आप ले सकते हो x2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आप कुछ तो फेज डिफरेंस लो, लेट दैट फेज डिफरेंस इज अ फाई। अभी हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों का ऐड करना है। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y या कैपिटल X लिखो, जो भी आपको लिखना है लिखो, x1 प्लस x2
ये लिख दिया। अभी साइन ए प्लस बी है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और उसके बाद साइन ओमेगा टी का टर्म कुछ तो कॉमन आएगा। कॉमन आने के बाद आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको एक जनरल इक्वेशन मिलेगा। देखो ना, यहाँ पे बड़ी वेव मिल रही है ना, मतलब दो वेव का कंबाइन इफेक्ट क्या मिल रहा है, एक बड़ी सी वेव मिल रही है। तो फिर यहाँ पे जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, या ऐसा कुछ तो होगा ये। तो अभी तो ये जनरल आइडिया मैंने आपको दे दी। अभी देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है। सो लेट x1 रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव 1 a1 साइन ओमेगा टी, x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये दो इक्वेशंस तो बन गए मेरे पास। देयरफॉर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट सर्टन x इक्वल टू 0 क्या होगा? सो y इज इक्वल टू x1 प्लस x2। सो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। सो यहाँ पे साइन a प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एक्सपांशन का फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। सो a1 साइन ओमेगा टी वैसे ही लिखा, a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5, ये आपने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो साइन ओमेगा टी किधर कॉमन है क्या? तो दिख रहा है यहाँ पे साइन ओमेगा टी दिख रहा है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी दिख रहा है। तो कॉमन क्या आएगा? साइन ओमेगा टी ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? a1 प्लस a2 कॉस 5। यहाँ पे क्या होगा? a2 कॉस ओमेगा टी साइन 5। तो यहाँ पे a2 साइन 5 और यहाँ पे a1 प्लस a2 कॉस 5, ये कुछ कांस्टेंट जैसे दिख रहे हैं और उसको हमको चेंज करना है। तो कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, पुट a1 प्लस a2 कॉस 5 विच इज इक्वल टू a कॉस थीटा। यहाँ पे a के जगह पे r भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है। आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम लोग a लिख रहे हैं यहाँ पे। a2 साइन 5 इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो ये दो इक्वेशन है मेरे पास, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे a1 प्लस a2 कॉस 5 की जगह पे क्या लिखा आपने? a कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा? a साइन थीटा। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, और उसके बाद a तो कॉमन आएगा आपका, और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ऐसा अगेन दिख रहा है। सो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये क्या है? ये एक रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन है जो हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से मिला है। यहाँ तक कुछ डाउट? आई होप सो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल है, ये दिखने के लिए सिर्फ बड़ा दिख रहा है, और ये इतना सब बड़े लेवल पे क्यों एक्सप्लेन किया जा रहा है? क्योंकि आगे जाके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो आप पढ़ोगे, वहां पे जो लेक्चर्स मैं लूंगा, है ना, तो वहां पे मैं आपको ये सब नहीं बताते बैठूंगा। वहां पर सुपरपोजिशन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, नो। वहां पे सीधा एप्लीकेशंस के ऊपर बात होगी, सीधा प्रॉब्लम सॉल्विंग बड़े लेवल पे होगी, ठीक है। तो उसके लिए ये सब रेडी करके रखना है आपको। इससे आपको फायदा क्या होगा? अल्टीमेटली आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है, जो 100 मार्क का पेपर है, वहां पे हम ट्राई करेंगे कि आपको 95 के ऊपर मिले। मैंने अभी तक बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, ऑफलाइन लगभग 8 से 10 हज़ार बच्चों को पढ़ाया है, तो उसका पूरा एक्सपीरियंस है मेरे पास। एंड बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 95 के ऊपर मिले, 95, 96, 97, 98, 99, 100, है ना। तो ऐसा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो मैं प्रैक्टिस करवा के ले रहा हूँ वो आप अपनी नोटबुक पे कॉपी करना। एंड में जाके आपको ऐसा पता चलेगा कि आपका बोर्ड्स बेस्ट प्रिपेयर हो चुका है, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुके हैं, उसके ऊपर बेस्ड आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छे से एमसीक्यूज टैकल कर सकते हो। बेसिक आइडिया आपको पूरा मिल जाएगा। एनीवेज आगे देखते हैं। और मेरे पास इक्वेशन ए और बी है, ठीक है, और हमें क्या करना है? रिजल्टेंट इक्वेशन निकालना है। जब भी रिजल्टेंट इक्वेशन निकालना होता है तो जो इंटरमीडिएट वैल्यूज होती है ना, स्क्वायर और ऐड करने का हमेशा ध्यान में रखो। सो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड का स्क्वायर किया और लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर किया। डायरेक्टली लिखा है यहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कॉस 5 प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। एनीवेज तो ये दो इक्वेशंस है हमारे पास। सो ए स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कॉस 5 प्लस a2 स्क्वायर। सो अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए, दैट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कॉस 5 प्लस a2 स्क्वायर। तो ये बन गई एक इक्वेशन। अभी हमें क्या करना है? केसेस निकालना है, मतलब ए की मैक्सिमम वैल्यू, ए की मिनिमम वैल्यू कब होगी निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। कॉस 5 की वैल्यू को चेंज करते बैठो, 0 डालो, पाई डालो, पाई बाई 2 डालो, 2 पाई डालो, जो भी आपको डालना डालो। लेकिन अभी ए मैक्स अगर मुझे चाहिए, 0 की वैल्यू cos 5 की जगह पे डालते, तो cos ऑफ 0 क्या होगा? 1। सो व्हेन वेव्स आर इन अ सेम फेज, सो phi इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos 5 की जगह पे क्या आएगा? 1। cos ऑफ 0 1 होता है, प्लस a2 स्क्वायर, तो ये क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, तो a प्लस b तो होल स्क्वायर, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, कट हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या होगी? a1 प्लस a2 होगी। अगर हम लोग a1 a2 को a के जैसा सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2a के बराबर आएगा। अभी आप डाउट पूछोगे, सर ये a और इक्वल टू 2a आ रहा है तो a कट हो जाएगा। भाई साहब ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, समझ रहे हो आप? आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से जा रहे हैं यहाँ, अदरवाइज यहाँ पे मैंने ए आर भी लिखा होता तो फिर वो डिफरेंशिएट करना आसान होता। एनीवेज सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वल टू 2a। नेक्स्ट अगर मैं फेस की वैल्यू पाई लूँ तो वेव्स आउट ऑफ फेस है,
सो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1. सो ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर माइनस 2 a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर. तो a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा. तो a की वैल्यू क्या होगी a1 माइनस a2. अगर a1 a2 को a के बराबर सब्स्टिट्यूट करोगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका 0 के बराबर होगा. सो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड मिल गए. नेक्स्ट हमें ये देखना है इंटेंसिटीज की वैल्यू क्या होगी. सो इट इज ऑब्जर्व दैट इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. तो इसका मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कांस्टेंट होगा जिसको आप के से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो, a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर, बिकॉज a मैक्स की वैल्यू क्या है a1 प्लस a2. तो वही सब्स्टिट्यूट किया. और i मिनिमम की वैल्यू क्या हो गई, इंटेंसिटी मिनिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a मिनिमम स्क्वायर. सो कांस्टेंट, तो i मिनिमम की वैल्यू किसके बराबर होगी, i मिनिमम विल बी इक्विवेलेंट टू कांस्टेंट, और ये i मैक्स है इक्विवेलेंट टू. सो कांस्टेंट a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर. तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा सुपरपोजिशन वेव का डेफिनेशन एक देखा, और उसके बाद एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव्स ड्यू टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल.